हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अव्यान आईएएस एकेडमी में। आई एम वेदवीर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स। सो गाइस, रिजल्ट हमारा आ चुका है। जिन बच्चों का रिजल्ट क्वालिफाई हो गया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आगे अपकमिंग फ्यूचर्स के लिए। और किसी भी वजह से जिन बच्चों का नहीं हो पाया है वो निराश ना हो। आप आगे की तैयारी करें, जून के बारे में सोचें और एक नए सिरे से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। तो हम आपके साथ सदैव आपकी सहायता में तत्पर। हम आज की क्लास में बात करेंगे, कुछ एमसीक्यू सीरीज के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में डिस्कस किया। आज हम उसके कुछ एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम एक छोटा सा हरओल्ड जी का एक कोट डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ में। क्या कहते हैं ये? इन्होंने कहा है कि इन अ बिजनेस वर्ल्ड एवरीवन इज पेड इन 2 कॉइन्स। हर तरीके से अगर हम देखें तो बिजनेस में जो पर्सन है वो हमें 2 चीज़ें देके जाते हैं, या तो वो पैसा देके जाएंगे या वो हमें सबक या एक्सपीरियंस देके जाएंगे। हम कहीं पर भी कोई काम करते हैं तो हमें 2 ही चीज़ें मिलती हैं, या तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा या हमें कैश मिलेगा। तो ये कहते हैं कि पहले आप एक्सपीरियंस लीजिए, कैश तो आपके पास अपने आप आ जाएगा। अगर आप कैश के पीछे भागेंगे तो आप कभी भी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप एक्सपीरियंस के पीछे भागेंगे तो कैश झक मार के आपके पीछे आएगा। तो बिजनेस में हमेशा आपको कैश के बारे में ही नहीं सोचना है, कस्टमर के बारे में भी सोचना है, इन्वेस्टर के बारे में भी सोचना है और हर उस इंसान के बारे में सोचना है जो आपकी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने कुछ उम्मीद के साथ आपसे कनेक्टिविटी करी है। तो इसलिए इन्होंने 2 बहुत अच्छी बातें बताई कि कैश और एक्सपीरियंस में से सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, या आप एक्सपीरियंस को गेन करो, कैश आपके पास अपने आप आ जाएगा। आप स्किल्स पे काम करें, अपने परफॉर्मेंस पे काम करें, कैश तो आपके पास अपने आप ही आ जाएगा। स्वागत है आप सबका हमारे एमसीक्यू सीरीज में। आज से हम लोग जो है एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट डे उसकी एमसीक्यू सीरीज आपकी रहेगी। तो आप लोग जरा जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए ताकि हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। चलिए, हमारी यूनिट चल रही है बिजनेस फाइनेंस, इसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कह देते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। साथ के साथ आप लोग जरा आंसर भी करते जाइए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा कि आपका आंसर, सही आंसर आपका क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और डेट इज नोन एज। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ जरा आंसर भी कीजिए। क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स यानी के ई, कॉस्ट ऑफ डेट यानी के डी, इसको हम क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, इन सब चीज़ों को हमें अलग अलग निकालना पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, जरा करेक्ट आंसर जरा क्लिक कीजिए। चलिए फटाफट आंसर क्लिक कीजिए। ऑप्शन है आपके स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिलेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बर्डन ऑन द शेयर होल्डर और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को पढ़ें, आंसर क्लिक करें। देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स और आपके जो डेट हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर को आप अलग निकालोगे। इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट रहेगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और डेट की जो कॉस्ट रहेगी वो कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं। तो इसमें आपका बर्डन ऑन द शेयर होल्डर तो आपका नहीं है, इसमें आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कितने लोगों का आंसर सही है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ जरा आंसर करें। क्या कहता है क्वेश्चन आपका? चलिए, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इन्वॉल्व कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय डिवाइडिंग द डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस और नेट प्रोसीड पर शेयर। डिविडेंड को आप डिवाइड कर दो किससे? मार्केट प्राइस से, या डिविडेंड को डिवाइड कर दो किससे? नेट प्रोसीड से। ऐसा मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कल की क्लास में। जरा बताइए कि कौन सा मेथड है ये और कौन सा इसका ऑप्शन सही है। एडजस्टेड प्राइस मेथड, प्राइस अर्निंग मेथड, एडजस्टेड डिविडेंड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड।
जरा आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ आंसर करें, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सही आंसर क्या है। चलिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड। इसका जो सही आंसर है वो है डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड का मतलब क्या है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, डिविडेंड की। डिविडेंड को आपने डिवाइड करा है किससे, मार्केट प्राइस से या नेट प्रोसीड से। अगर आपके न्यू शेयर हैं तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड। अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर हैं तो आपका आंसर आएगा डिविडेंड अपॉन में मार्केट प्राइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, इसका करेक्ट आंसर है डिविडेंड यील्ड मेथड। कितने बच्चों का सही है? चलिए आंसर जरा करेक्ट करते जाइए आप लोग साथ के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ जरा आंसर करें। क्या कहता है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन कहता है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अफेक्ट इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्रू। जब आप वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैन अफेक्ट इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्रू। तो इसमें किस किस से आपकी अफेक्ट हो सकती है, आपकी पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पॉलिसी ऑफ डिविडेंड और आपके ऑल ऑफ द अबव। तो देखो पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट से तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी इफेक्ट होगी, अगर आपके पास फ्यूचर में अफेक्टेड हैं या नहीं है। आप जरा साथ के साथ क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ आंसर करें। तो पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपकी कोई है, मतलब कोई कंपनी सोच रही है कि भाई हम आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए ये चीज मतलब इफेक्ट होगी। पॉलिसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका कैसा है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ने पैसा लिया है तो वो किस तरीके से पैसे को अरेंज करेगी, डेट से लेगी, इक्विटी से लेगी, कहां से पैसे को लेगी। और उसके साथ साथ पॉलिसी ऑफ डिविडेंड, मतलब कंपनी अगर डिविडेंड देने के बारे में सोच रही है तो उसका जो है डिविडेंड कंपनी को पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर करेगी तो कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, अगर नहीं करेगी तो उसके हिसाब से कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसमें जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तीनों ही चीजों से अफेक्टेड होगी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, डी। चलिए बताइए किस किस का करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी, इफेक्टेड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है इसमें, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताया। देखो तीन तरह की कॉस्ट होती है, आपकी टोटल कॉस्ट, आपकी टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और आपकी मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है जितनी कॉस्ट आप इनकर्ड करते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर यूनिट। जितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस करी है उनकी कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट। ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, जब आप टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, या आप क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट से जब आप डिवाइड कर देते हो तो उसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, यानी पर यूनिट कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक एडिशनल यूनिट को बनाने का जो खर्चा आता है उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। मान लो जब आपने 10 यूनिट बनाई तो आपका खर्चा आया 100 रुपीज, जब आपने 11वीं यूनिट बनाई तो आपका खर्चा आया 110। तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 1, तो इसको हम मानेंगे 10। ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि इट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, इट इज द एडिशनल कैपिटल ऑफ कैपिटल व्हेन कंपनी डिसाइड टू रेज फाइनेंस फॉर इट्स ऑपरेशन, और इट इज द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर रेजिंग द फाइनेंस और ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए आंसर बताइए जरा क्या कहता है, इट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। क्योंकि यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम बात कर रहे हैं तो ये कहता है कि एक एडिशनल यूनिट लेने पे आपका जो खर्चा आ रहा है, आपकी जो टोटल कॉस्ट में चेंजेस आएगा, उस चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल या आपका मार्जिनल कॉस्ट। इसमें जो है इट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल when the company decide to raise finance for its operation, the cost of raising an additional unit of capital। हाँ मतलब इसमें आप कह सकते हो, वैसे तो ए भी आपका करेक्ट है,
लेकिन जब आप अगर आप इसको देखो, व्हेन द कंपनी डिसाइड टू रेज फाइनेंस फॉर इट्स ऑपरेशन, मतलब इसमें ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये इनकम्प्लीट है, वैसे तो ये भी आपकी इसमें चीज आपकी आ रही है, ठीक है। तो इसमें ए के कंपैरिजन में आपका जो बी वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि रेस फाइनेंस फॉर इट्स ऑपरेशन जो वो इसमें ऐड हो गया है। अगर मान लो कंपनी जब उसको ऑपरेशन को ऐड करेगी या कंपनी देखेगी कि भाई हमारा कितना खर्चा आ रहा है और उस खर्चे में से कितना आपका एडिशनल कैपिटल कंपनी को रेस करनी है, जब खर्चा होगा तभी कंपनी अपनी जो कैपिटल है वो रेस करेगी। तो इसमें जो आंसर है वो आपका बी जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ें और पढ़ने के बाद जरा क्लिक करें क्या कहता है क्वेश्चन आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन के पढ़ने के साथ साथ जरा आंसर करें। क्या कहता है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू व्हेन द डिविडेंड अर्निंग एंड द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर आर ग्रोइंग एट द सेम रेट द डिविडेंड ग्रोथ मेथड कैन बी कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कहता है डिविडेंड भी बढ़ रहा है, अर्निंग भी बढ़ रही है और प्राइस भी आपका बढ़ रहा है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, वहां पे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को आप यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में आपका डिविडेंड प्लस प्राइस प्लस आपका ग्रोथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। अर्निंग बढ़ रही है, कोई बात नहीं, अर्निंग ये आपका अर्निंग में भी यूज होगा, डिविडेंड में भी आपका यूज होगा। अर्निंग बढ़ेगी तो आपका डिविडेंड भी बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से कंपनी यहां पे देख सकती है। रिस्क प्रीमियम ऑफ द स्टॉक इज अराइव्ड बाय द एडिंग द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। इसमें रिस्क प्रीमियम जो है आपका जो है ये देख सकते हो, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, इनसे आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि मतलब आपका जो है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना है, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिस्क प्रीमियम आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है, ये वाली स्टेटमेंट सही है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन तो आपका जो है ये चीजें आप देख सकते हो। तो रिस्क प्रीमियम जो है वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। देखते हैं किस किसने आंसर सही किया है। जो आपका बी, ए और बी जो है दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग फिगर इज नॉट रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट बोल दिया, वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये मैंने आपको बताया था, अर्निंग पर शेयर, फ्लोटेशन कॉस्ट, डिस्काउंट और आपकी नन ऑफ द अबव। तो देखो ये फ्लोटेशन कॉस्ट तो आपकी कंसीडर होती है, डिस्काउंट रेट भी अगर आपका कंसीडर होता है, डिस्काउंट अगर आपने दिया है तो वो आपका कंसीडर होगा, और अर्निंग पर शेयर का कोई यूज आपका नहीं होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ आंसर करें जरा। क्या कहता है क्वेश्चन आपका, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या है, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ जरा आंसर करें। क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकंट्रोलेबल फैक्टर दैट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ए फर्म। अनकंट्रोलेबल फैक्टर कौन से हैं जो आपके इफेक्ट करेंगे। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो इजीली, और अनकंट्रोलेबल फैक्टर वो होते हैं जिनको आप इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें क्या आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, डेट सर्विसेज चार्जेस और आपके इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ आंसर करें। देखो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, डेट सर्विस चार्जेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब देख सकते हो जहां पे आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, जहां पे आपको प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो सारी चीजों को तो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आंसर क्या आएगा आपका, डी आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, डी। चलिए तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ जरा आंसर करें। क्या कहता है क्वेश्चन आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ए फर्म इज, चलिए ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं। क्या कहता है, द
return required to on the total asset of the firm refers to the internal rate of return varies inversely with the overall cost of debt और आपका नन ऑफ द अबव। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ही ये होता है कि इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न थ्रू द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। कंपनी के पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उन सबको यूज करके कंपनी कौन कौन सी चीजों को यूज कर सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? ए। चलिए देखते हैं किस किसने सही किया है। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ आंसर करें। तो आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द टोटल एसेट ऑफ द फर्म, मतलब कंपनी ने कितनी एसेट, मतलब कितनी रिटर्न पे कितनी कैपिटल फंड आपका रेज किया है और कितनी कैपिटल आपकी कंपनी की कॉस्ट आ रही है, उसके हिसाब से कंपनी क्या करेगी? चीजों को अनाउंस करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ आंसर करें। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज। चलिए इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। जल्दी से जरा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ जरा आंसर करें। चलिए फटाफट आंसर करो जरा। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि आपका जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज ग्रेटर देन, क्यों आपकी ज्यादा होती है? इसका मैंने आंसर आपको लास्ट क्लास में भी दिया था कि इक्विटी शेयर के जो रिस्क होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिबेंचर। तो इसमें इक्विटी शेयर कैरी द हायर रिस्क देन डेट। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लोअर देन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इक्विटी शेयर डू नॉट प्रोवाइड अ फिक्स डिविडेंड रेट और इक्विटी शेयर आर नॉट इजीली सेलेबल। तो इसमें आपका आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका ए। आंसर आएगा आपका ए। तो करेक्ट आंसर है आपका ए, क्योंकि इक्विटी शेयर के पास जो रिस्क होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिबेंचर। ठीक है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। और डिबेंचर जो होता है वो आउटसाइडर का लोन होता है कंपनी के लिए, और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो परमानेंट कैपिटल होते हैं। तो रिस्क जो होता है वो ज्यादा किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को देखकर ही डिबेंचर आपके पे करते हैं। तो कंपनी कभी भी ये नहीं कह सकती कि भैया हम तो इक्विटी रखेंगे ही नहीं। तो ऐसा कंपनी को थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कंपनी जब भी पैसा लेती है तो उससे आपकी जो रिस्क कैपिटल है वो बढ़ जाती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें जरा, क्या कहता है क्वेश्चन आपका? चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय। तो कॉस्ट ऑफ, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जरा क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ जरा आंसर भी करें। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है डिवाइडिंग द प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर बाय द फिक्स डिविडेंड पर शेयर, डिवाइडिंग द बुक वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स बाय द फिक्स डिविडेंड पर शेयर, डिवाइडिंग द प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर बाय द फिक्स डिविडेंड पर शेयर एंड एडिंग टू द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट वाला ये कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, ठीक है। और डिवाइडिंग पर प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर बाय द फिक्स डिविडेंड पर शेयर बाय एडिंग द रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम को भी कंसीडर नहीं करेंगे, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बुक वैल्यू दे रखी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए, कि आपका जो डिवाइडिंग प्राइस डिविडेंड, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, आपका डिविडेंड अपॉन में आपका जो भी फिक्स प्राइस आपका रहता है, मतलब आपका नेट प्रोसीड, फिक्स डिविडेंड पर शेयर, मतलब डिवाइड कर देते हो प्राइस को डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, मतलब डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। तो उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करोगे। ये क्वेश्चन में, इसमें क्या था, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज आपके घुमा रहा है, इसके अलावा कोई मतलब जो दिक्कत आपकी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, द रेट एट विच द फर्म्स पे
टू इट्स प्रोक्योर फाइनेंस, द रेट दैट द फर्म पेज, मतलब कंपनी जो एक्चुअल में पे करती है टू प्रोक्योर द फाइनेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंबाइंड कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्योंकि इसने बोल दिया कंपनी पे करती है, तो कंपनी जिसको पे करती है उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंबाइंड कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप लोग जरा जल्दी जल्दी से आंसर में क्लिक कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन आपका? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब जो एक्चुअल में कंपनी पे करती है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो कंपनी पे नहीं करती है लेकिन खाली ट्रांजेक्शन में दिखाती है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब जो खर्चा हुआ नहीं है बट आपका मान लिया जाता है कि वो आपका खर्चा है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेकिन जब कंपनी एक्चुअल में पे करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज सिमिलर टू द डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कौन कौन सा मेथड सिमिलर है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच, इसमें आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, प्राइस अर्निंग मेथड और आपका आफ्टर टैक्स इक्विटी मेथड। देखो ये तो आपका कोई मेथड है ही नहीं, ये भी आपका मेथड नहीं है, ये मेथड नहीं है आपका, ये एक मॉडल है जिसके थ्रू आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो बचा क्या आपका? प्राइस अर्निंग, क्योंकि डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड ये आपका डिविडेंड मेथड यूज होता है, और अर्निंग अपॉन में नेट प्रोसीड ये आपका जो है अर्निंग अप्रोच में यूज करते हो प्राइस में। और इसके अलावा आपका डिविडेंड अपॉन में मार्केट प्राइस और आपकी अर्निंग अपॉन में मार्केट प्राइस। तो इसके थ्रू मतलब आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये चीज, ये मेथड हो गया आपका डिविडेंड का, और ये मेथड हो गया आपका अर्निंग का या प्राइस का। तो इसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इन वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल राइजिंग इन इंटरेस्ट रेट लीड टू, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट लिंक आपका किससे है? चलिए बताइए। क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ जरा आंसर करें। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेट, इंक्रीज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेट, डिक्रीज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट लिंक जो होता है वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ डेट से। अब इंक्रीज देखिए और डिक्रीज देखिए। इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ रहा है तो आपका जो डेट, इंटरेस्ट रेट कब बढ़ेगा? जब आपका कॉस्ट ऑफ डेट मतलब चीजें रहेंगी, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि आप डेट को जब आप बढ़ा रहे हो तो उसका इंटरेस्ट रेट भी आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? डायरेक्टली आंसर आएगा आपका ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन समझ आया आपको? आपका इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेट जो है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब एक कंपनी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को बढ़ाती है या डेट आपका बढ़ता है, कैपिटल आपकी जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट परसेंटेज आपकी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ें। इट इज द कॉस्ट दैट अ कंपनी ऑलरेडी बीन इनकर्ड फॉर फाइनेंसिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मतलब वो कॉस्ट जो कंपनी ऑलरेडी इनकर कर चुकी है। बहुत आसान चीज है कि जो कंपनी ऑलरेडी इनकर्ड कर चुकी है, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? ऐसी कॉस्ट को हम बोलेंगे फ्यूचर कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ जरा आंसर करें। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ जरा आंसर करें। क्या कहता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन लार्जली डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स। कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है वो आपके डिपेंड करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आ रही है, प्रोजेक्ट उतनी अर्निंग नहीं दे रहा है,
तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर प्रोजेक्ट उससे ज़्यादा अर्निंग दे रहा है तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से ही एक्सेप्शन और रिजेक्शन क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ प्रपोर्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी नहीं होती है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है। तो सेकंड वाले ऑप्शन आप सारे काट दो। तो ये वाला ऑप्शन कट गया आपका और आपका ये वाला ऑप्शन कट गया। थर्ड वाला तो दोनों में ही है, तो थर्ड वाला सोचने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ वाला देखिए, एज पर द एमएम अप्रोच कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द कैपिटलाइजेशन रेट एंड स्टीम द माइनस प्रीमियम ऑफ द बिजनेस रिस्क। ये आपका गलत है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द कैपिटलाइजेशन रेट आपका नहीं होता है, क्योंकि आपके जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है उसमें ये कहता है कि भाई एमएम अप्रोच ये कहती है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, क्योंकि इसमें से मार्केट रिस्क प्रीमियम को हम माइनस नहीं करेंगे। इसमें ये चीज जो है वो ऐड करते हैं, जो माइनस नहीं करते हैं इसको हम ऐड करते हैं, ताकि आपका जो रिस्क प्रीमियम है वो आप आइडेंटिफाई कर सको। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका डी, आपका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली वाली स्टेटमेंट आपकी ओके है, दूसरे वाली आपकी गलत है, तीसरे वाली मतलब जो है वो आपकी ठीक है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, और आपका जो है फोर्थ वाली जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है, क्योंकि माइनस की वजह से ये जो है ये चीज़ गलत हुई है। अदरवाइज इसमें जो है कोई दिक्कत आपकी नहीं थी। ऐड होता तो हम इसको कर सकते थे। ठीक है, डी फर्स्ट एंड थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो एमसीक्यू हैं ये समझ आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी है तो हम आपके साथ में हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप जरा कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप जरा कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, और आप लोग के कितने कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ द 15 ये भी आप जरा कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आपको असेस कर सकें और आपको देख सकें कि भाई कौन से क्वेश्चन में कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम आ रही है। सो थैंक यू गाइस, जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रीवियस वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अपनी जो पढ़ाई है उसको आप लगातार बनाए रखें, ताकि हम आज की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारी पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम एक लक्ष्य जो हमने साबित कर रखा है अपना, उसको हमें कैसे अचीव करना है। आपकी इस मुहिम में अभियान आपके साथ है, आपकी हर कोशिश में अभियान आपके साथ रहेगा और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। सो धन्यवाद गाइस, थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।